नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें 16 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की। ये झांकियां भारत की सांस्कृतिक धरोहर और विकास को प्रदर्शित करती थी। गणतंत्र दिवस परेड का यह समारोह विशेष था क्योंकि इस साल संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रगान गाया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। इस दिन को जन भागीदारी के रूप में मनाया गया, जिसमें सरकार ने आम लोगों की भागीदारी को महत्व दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटियाला में राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ उनके धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के दुश्मनों को तीखे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं और पीरों की धरती है और यहाँ हमेशा भाईचारा कायम रहेगा। कुछ विरोधी ताकतों ने पंजाब की शांति को भंग करने के लिए नापाक हरकतें करने की कोशिश भी की है, लेकिन ऐसे तत्वों को यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हम ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के भाईचारक सांझ को बिगाड़ने के कई प्रयास हुए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि वह पंजाबियों को भरोसा दिलाते हैं कि राज्य में हर कीमत पर शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि देश को भुखमरी से बचाने वाला पंजाब का अन्नदाता आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वे किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान करें, ताकि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की ओर न जाकर अपने खेतों की ओर जाएं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आरडीएफ का पैसा रोके जाने की भी निंदा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर आज देश भर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा, पंजाब में यह ट्रैक्टर मार्च भारी तादाद में देखने को मिला। इस ट्रैक्टर मार्च की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने संयुक्त रूप से की थी, जिसके तहत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के एक तरफ ट्रैक्टर खड़ा कर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर किसान नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो कानून वापस लिए थे उन्हें फिर से लागू नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा संघर्ष किया जाएगा। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला ले सकती हैं। केंद्र सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली सभी छूटों को समाप्त कर नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स नियमों में बदलाव कर सकती है, जिसमें सभी करदाता नई व्यवस्था में शामिल होंगे। यह कदम कंजप्शन को बढ़ावा देने और टैक्स अनुपालन सुधारने के मकसद से लिया जा सकता है। इस बार बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी का चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश का चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव में दो विपरीत विचारधाराएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक आम जनता के कल्याण पर केंद्रित है और दूसरी चुनिंदा धनी व्यक्तियों के समूह को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा नीति केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। 70 सदस्य दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। आप लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा 1998 के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सभी से संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये गौरवशाली पर्व हमारे महान संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और देश के अमर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। योगी ने आह्वान किया कि आइए हम सभी संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प। प्रयागराज में पावन स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 11 करोड़ 47 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है और इस बीच आज अमृत स्नान के लिए तीर्थ नगरी प्रयागराज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संगम में स्नान किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई और कहा कि उन्हें खुशी है कि वे इस कुंभ मेले में स्नान करने पहुंचे। बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के पहले महाकुंभ मेले में भीड़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पास होने के बावजूद भी
किसी भी वाहन को महाकुंभ मेला क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जा रही। पूरे क्षेत्र में कई चेक प्वाइंट विकसित किए गए हैं। केवल संतों और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को ही अनुमति दी गई है। यह यातायात निषेध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया है। पार्टी ने राहुल को बेईमान नेताओं की सूची में रखा है। आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका पोस्टर भी साझा किया और इसके बाद इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पोस्टर में राहुल के साथ ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन को भी बेईमान बताया गया है। उधर कांग्रेस ने आप पर पलटवार करते हुए केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन से अलग होने की चुनौती दी है। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अर्का लांबा ने कहा कि केजरीवाल ने हिम्मत दिखाई है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार सभी कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रियंका गांधी से अपनी सीटों पर प्रचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि प्रियंका केवल महत्वपूर्ण राजनीतिक विधानसभा क्षेत्रों में ही प्रचार करेंगी। पार्टी को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की रैलियां कांग्रेस के लिए मतदाताओं को आकर्षित करने में मददगार साबित होंगी। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों में बेहद खराब रहा था, जहां पार्टी को 0 सीटें मिली थी। कांग्रेस अब अपने मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर 2025 के चुनावों में वापसी की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता और उनकी जमीनी पकड़ को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि वे भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश कर सकेंगे। सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले की घटना में एक चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया है। अभिनेता के घर से मिले आरोपी के फिंगरप्रिंट कथित हमलावर शहजाद से मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस आगे की जांच के लिए अतिरिक्त नमूने भेज रही है। सैफ अली खान पर हमला मामले में शख्स की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज में देखे गए बांग्लादेशी व्यक्ति की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे और अब हाल ही की रिपोर्ट में पता चला है कि कथित आरोपी के फिंगरप्रिंट उससे मेल ही नहीं खाते जो सैफ के घर से मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मामले में चल रही जांच से पता चला है कि घटनास्थल से बरामद 19 फिंगरप्रिंट शरीफ कुल के प्रिंट से मेल नहीं खाते। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स को जांच के लिए सीआईडी को भेजा। सीआईडी ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक इस्लाम शहजाद के फिंगरप्रिंट नमूनों पर नेगेटिव रिपोर्ट पेश की। कहा जा रहा है कि पुलिस ने अब आगे की जांच के लिए अतिरिक्त नमूने भेज दिए हैं और ऐसे वक्त में जब आरोपी शहजाद के पिता ने दावा किया है कि पुलिस ने गलत शख्स को मामले में गिरफ्तार किया है, तब सीआईडी की इस रिपोर्ट के बाद पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।